नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनंत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे और आज हम बात करने वाले हैं ज्यामिति में समतलीय आकृतियों के बारे में। चलिएगा क्लास की शुरुआत करें और देखें हम समतलीय आकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? समतलीय आकृतियां, यानी कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब के बारे में हमको बेसिक से अच्छे से डिटेल के साथ में समझना है। ठीक है। हाँ, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप इस क्लास को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है ना। एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से और इन्फिनिटी क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। चलिएगा, तो अब हम बात करें, हेडिंग लिखिएगा समतलीय आकृतियां। क्या हेडिंग लिखेंगे? समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियां। जब समतलीय आकृतियों की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, एक तो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और बहुभुज, चतुर्भुज और बहुभुज के बारे में, चतुर्भुज के साथ में हम लोग बहुभुज भी पढ़ेंगे। तो ये आकृति हमको मेन हमको पढ़नी है। इसमें बहुत सारी बातें हैं और इसमें सबसे ज़रूरी जो है वो त्रिभुज है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है? हमारा त्रिभुज है। ठीक है। तो हम बात करें तो हेडिंग लिखिएगा त्रिभुज। ठीक है। हाँ, एक तो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास में। अब बात करने वाले हम लोग त्रिभुज की बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लिखिएगा त्रिभुज या ट्रायंगल। ठीक है। पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। बोलो परिभाषा क्या बन जाएगी? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। जिससे हम लोग इसका डायग्राम बनाना चाहें, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो देखना, ध्यान से समझना। इजी है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझाना है, इसलिए हम लोग सारी एक एक छोटी छोटी बात पर भी चर्चा करें। तो ये त्रिभुज है, इसमें भुजाएं तीन होती है, साथ ही साथ तीन कोण होते हैं। तो हम कहेंगे तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है। तो परिभाषा हो जाएगी, क्या परिभाषा हो जाएगी? देखो, तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। ये बात एक ध्यान में रखना है। साथ ही हमको क्या बात ध्यान में रखना है? देखो, त्रिभुज कहलाती है, साथ ही साथ हमको जो बात पता होना चाहिए वो ये कि त्रिभुज में अवयव कितने होते हैं। बोलो क्या पता होना चाहिए? त्रिभुज में अवयव कितने होते हैं। ठीक है। त्रिभुज में अवयव, अवयव का मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है। किन किन चीज़ों से बना होता है? त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज में कुल
6 अवयव होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भाई त्रिभुज में अवयव कितने होते हैं, तो 6 अवयव होते हैं। अब सवाल है कि ये 6 अवयव कौन कौन से, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक तो होता है इसमें 3 तो भुजाएं होती है। बोलो क्या होता है, 3 तो भुजाएं होती है। साथ ही साथ इसमें पहला तो 3 भुजाएं और दूसरा जो होता है वो 3 कोण होता है। तो इस प्रकार से इसके अवयव कितने हो गए बताओ, तो कुल 6 अवयव हो गए। बोलो कितने अवयव हो गए, 3 भुजाएं और 3 कोण, तो कुल 6 अवयव हो गए हैं। किसमें, तो हाँ जी, बोलो किसमें, तो त्रिभुज के अंदर। क्लियर है, 3 भुजाएं और 3 कोण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति, एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाएं हो और बंद हो, त्रिभुज है। अवयव कितने होते हैं, तो कुल त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। ठीक है, आगे की बात करें। हाँ, त्रिभुज में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो पहली हम लोग बात करें कि त्रिभुज में कुल आपके पास में तीनों कोणों का योग। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, त्रिभुज में 3 कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, यानी कि अगर मान लो इसको x कह दें, इसको y कह दें और इसको z कह दें, तो x, y और z तीनों को जोड़ लें। किस किस को, x को, y को और z को अगर जोड़ लें तो ये पूरा के पूरा बनता है आपके पास में 180 डिग्री। बोलो कितना बनता है, 180 डिग्री। तो हम कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। बोलो मेरे साथ में क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ये काम की बात है, बहुत आसान सी बात है, लेकिन बहुत बार हमको याद नहीं आता। ठीक है, इसलिए आप लोग लिख लें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसमें, त्रिभुज में। एक और बात जो आपको, दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, तीन कोणों का योग हो गया 180, है ना। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि त्रिभुज में बड़े कोण के सामने, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है। बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है। ठीक है, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने कौन सी बड़ी भुजा होती है, बड़ी मतलब कोण बड़ा तो भुजा बड़ी, कोण छोटा तो भुजा भी छोटी। कैसे, जैसे आपसे कह दिया कि भाई, जैसे समझना, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये वाली आकृति हमने अधिक कोण त्रिभुज अगर बनाया तो यहाँ पर ये वाला कोण बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा इन दोनों से बड़ी रहेगी। भाई ये कोण बड़ा है तो इसके सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये कोण बड़ा तो भुजा भी बड़ी होती है। क्लियर है, तो ये हमने बात को समझा है, भुजा बड़ी, सॉरी कोण बड़ा तो भुजा भी बड़ी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट के त्रिभुज में ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, त्रिभुज में और क्या क्या बातें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। लिख लीजिएगा इसको, हाँ आराम से लिखिए, और कंसेप्ट को बनाते हुए चलेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है हम लोगों को। ओके, 3 कोणों का योग हो गया, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक, अब हम बात करें दूसरा पॉइंट, समझना त्रिभुज को। हम त्रिभुज को लिखना कैसे करते हैं, त्रिभुज के लिए संकेत, और एक आकृति बना लेते हैं त्रिभुज की। जैसे ये हमने त्रिभुज बनाया, ध्यान से देखना इधर। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज में कुछ बातों की चर्चा करते हैं, उसको समझना आप लोग। जैसे ये, तो इसके शीर्ष को हम लोग कहेंगे ABC। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें शीर्ष कितने हैं, 3 शीर्ष है, वर्टेक्स 3 शीर्ष है।
शीर्ष का मतलब वर्टेक्स, शीर्ष का मतलब क्या, वर्टेक्स। ठीक है, कौन कौन से है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। हाँ, इसमें तीन भुजाएं हैं। भुजाएं कौन सी है, तो आप कहेंगे सर इसमें तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं। कौन कौन सी, ए बी, देखो ए बी भुजा है, तो हम कहेंगे ए बी भुजा है। अगली कौन सी है, बी सी भुजा है। ए बी है, बी सी है और सी ए है, तीन भुजाएं हैं। इन्हीं भुजाओं का दूसरे नाम बी होते हैं, ध्यान देखना। ए बी, या तो पूरा ए बी लिखो या फिर इसके सामने सी के सामने का कोण है, इसलिए इसको हम लोग सी, स्मॉल सी से लिख देंगे। ए के सामने का कोण है इसलिए स्मॉल ए भुजा हो जाएगी। वैसे ही बी के सामने का कोण है इसलिए ये स्मॉल बी भुजा हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इन बातों को। चलो, तो लिख लें इसको कि ए बी जो होता है, ए बी भुजा वो सी के बराबर है, बी सी जो है वो ए के बराबर है और ए सी जो है वो बी के बराबर है। क्लियर है? तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। अब या तो कोण बी लिख दो, है ना, या तो कोण बी लिखो, या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे कोण ए बी सी। कोण ए बी सी मतलब लिखने का तरीका है इसको, कैसे, या तो कोण बी एक ही शीर्ष लिखना, ऐसे लिखो, या फिर तीनों शीर्ष को लेकर चलो। वैसे ही आप लोग कोण बी हो गया, वैसे ही आप लिखेंगे कोण ए, तो कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, बी ए सी। तो कोण बी ए सी, और इसके बाद में कोण सी लिखना हो तो ए सी बी, कोण ए सी बी लिखेंगे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, हल्की फुल्की, कोई खास इतनी आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, ये दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। त्रिभुज में इनको डिनोट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, इन तीन बातों को लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई त्रिभुज में और क्या क्या बातों की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, अब छोटे मोटे नियम हम लोग देखते हुए चलते हैं। चलो देखना, नियम या प्रमेय कह दो, नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय कह दो, है ना, कुछ भी आप अपने हिसाब से इसको परिभाषित कर सकते हो। तो त्रिभुज में क्या होता है कि तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो लिखिएगा, त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। क्या कि त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। कैसे अधिक होता है आप समझिएगा। जैसे मान लो इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन ऊपर लेके चलते हैं और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि समझाने के लिए जगह मिल जाए अपन को। नहीं होगा, चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समझना इसको। एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, ये आपके पास में एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हम लोग कहते हैं भाई, ये वाली भुजा ए, ठीक है, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी, ए बी सी हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक, कोई भी दो भुजा, इसको और इसको जोड़ लो
तो इससे ज़्यादा होगा, इसको और इसको जोड़ोगे इससे ज़्यादा होगा, ऐसे चलता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ए प्लस में हमने बी कर लिया, ए प्लस बी तो ज़्यादा होगा किससे, सी से। अगर बी प्लस सी कर लिया तो ये भी ज़्यादा होगा, बी और सी जो है वो ज़्यादा होगा ए से, और अगर सी प्लस ए कर लिया तो वो ज़्यादा होगा बी से। बस इस पॉइंट को आप लोग याद रखना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, एक बात। ठीक है, हाँ, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। दूसरा, इसी का उल्टा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, दो भुजाओं का, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, कम। तो दो भुजाएं, देखो अंतर का मतलब घटाने से है ना। अगर मान लो ए हो, ए में से बी जाए तो आपको मोड़ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मोड़। क्यों लगाएंगे मोड़, ताकि उससे क्या होगा, प्लस का भी निशान प्लस में रहे, माइनस का भी माइनस में। तो ए माइनस बी अंतर है तो तीसरी भुजा से कम होगा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। बी माइनस सी हो तो ये कम होगा किससे, ए से, और सी माइनस ए हो तो ये कम होगा किससे, बी से। ठीक है, तो ये आपके पास में एक नियम हो गया। क्या नियम हो गया, त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर है, ये दोनों ही पॉइंट बहुत बढ़िया है एग्जाम में, और दोनों पॉइंट पूछ लिए हैं। एक बार ऐसा रीट में पूछ लिया था कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है, कम अधिक बराबर, ऐसा तो अधिक होगा। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, तो कम होगा। जिसकी ओर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिसकी ओर मुंह बंद रहेगा वो छोटा रहेगा। लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक नियम तो ये हो गया, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से चलिएगा। अब कुछ और बातों की चर्चा करेंगे हम लोग, तो कुछ परिभाषाओं को देखना पड़ेगा। केंद्रक है ना, माध्यिका, शीर्षलम, इन सब बातों को देखते हैं। चलिएगा, तो हेडिंग लिखिएगा, अगली हेडिंग लिखिएगा केंद्रक, माध्यिका और केंद्रक। पहले क्या लिखे, माध्यिका, माध्यिका एवं केंद्रक, माध्यिका एवं केंद्रक। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मीडियन, मीडियन एंड सेंट्रॉयड, मीडियन एंड सेंट्रॉयड। ठीक है, माध्यिका एवं केंद्रक, मीडियन एंड सेंट्रॉयड। ठीक है, अब एक एक बातों को हम समझते हैं कि भाई क्या होती है माध्यिका। तो मैं आपको सामने दो डायग्राम रखूंगा ताकि आपको चीजें और इजीली समझ में आ जाए। एक तो हम लोग सीधा डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से, एक त्रिभुज जैसा बना ले, और एक त्रिभुज थोड़ा सा इस प्रकार से बना ले। दोनों को समझाऊंगा ताकि चीजें इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ देखिएगा, ये दो त्रिभुज है, इसमें समझना माध्यिका हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो त्रिभुज के यहाँ से शीर्ष, जैसे मान लो इसको ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के
शीर्ष से सामने, ये शीर्ष है और यहाँ सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएगी। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, जैसे मान लो ए बी सी है, तो ये हो गया पी। तो अब यहाँ से इस लाइन पे मिलकर ये बिंदु आने से यहाँ से ये टुकड़ा बन जाता है और यहाँ से ये टुकड़ा बन जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस कोण का दो भाग बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये आपके पास में माध्यिका खींची तो टुकड़े बन गए। अब अगला इस वाले में जैसे मान लो कि ए बी सी इसका भी नाम दे, तो ये मध्य बिंदु लगभग यहाँ कहीं मिलेगा। तो आप इसको मिलाओगे तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो लाइन निकल के आ रही है ये वाली, ये ही आपकी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। तो माध्यिका दोनों आकृतियों से आपके सामने क्लियर है कि माध्यिका क्या है, कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। चलिएगा, तो हम परिभाषा लिखना चाहें तो माध्यिका बराबर, माध्यिका जो हो जाएगी इसको हम लोग कहेंगे त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज पूरा लिख लेते हैं, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज का जो शीर्ष है वहां से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाएगी, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा माध्यिका, रेखा माध्यिका कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। बोलो कौन सी रेखा माध्यिका कहलाएगी, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाएगी। अब अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि माध्यिका, ठीक है, हाँ, माध्यिका कोण को, मतलब जैसे यहां से निकले इस कोण को दो भागों बराबर भागों में बांट देती है। तो माध्यिका एक तो माध्यिका कोण को, कोण एक तो कोण को, कोण तथा सामने की भुजा, कोण तथा सामने की भुजा, एक तो कोण, सामने की भुजा एवं त्रिभुज, एवं त्रिभुज, तीनों को दो समान भागों में, तीनों को दो समान भागों में, तीनों को दो समान भागों में विभाजित, समान भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये माध्यिका की परिभाषा हो गई। ध्यान देखिएगा कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाएगी। माध्यिका कोण तथा सामने की भुजा एवं त्रिभुज की तीनों, त्रिभुज तीनों को समान भागों में, मतलब ये माध्यिका अगर जैसे आएगी तो ये त्रिभुज भी दो भागों बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। लिखिएगा इसको, हाँ, इसको छाप लें आप लोग, है ना। ओके, लाइन थोड़ी गड़बड़ जाती है, इसलिए यही दिक्कत है, इसलिए आप लोग इसको लाइन का यूज करते हैं। माध्यिका हो गया। अब अगली बारी किसकी आएगी माध्यिका के बाद में, केंद्रक। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा केंद्रक। केंद्रक है ना, केंद्रक का ही दूसरा नाम होता है
गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। एक और नाम है इसका त्रिभुज की नाभि, त्रिभुज की नाभि। ठीक है, त्रिभुज की नाभि। एक तो गुरुत्व केंद्र, त्रिभुज की नाभि और सेंट्रोइड। ठीक है, तो जहां पर माध्यिकाएं मिलेगी, बोलो कहां पर, जहां पर माध्यिकाएं मिलेगी वही आपका केंद्रक कहलाता है। जहां पर माध्यिकाएं मिलेगी वही आपका क्या कहलाएगा, केंद्रक। जैसे मान लो ये माध्यिका यहां से जा रही है, इसको हमने कह दिया P। अगली माध्यिका A से जा रही है, इसको हमने कह दिया Q। और फिर उसके बाद में एक और माध्यिका A से जा रही है, इसको हमने कह दिया R। तो ये यहाँ इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इसको कहते हैं केंद्रक। बोलो यही G आपका क्या कहलाता है, केंद्रक। तो हम लिखे परिभाषा, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। केंद्रक किसे कहते हैं, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु जो होता है वो केंद्रक कहलाता है। अब अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रक जो होता है वो 2:1 में। ठीक है, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसमें केंद्र की ओर है ना, केंद्रक माध्यिकाओं को केंद्र की ओर से थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। माध्यिकाओं को शीर्ष की तरफ से, शीर्ष की ओर से 2:1 में, शीर्ष की ओर से। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। केंद्रक माध्यिकाओं को शीर्ष की ओर से 2:1 में विभाजित करता है। तो ये पूरी परिभाषा जो है वो क्या हो गई, आपका केंद्रक और माध्यिका हो गया। ठीक है, केंद्रक और कौन हो गया, माध्यिका हो गया। क्लियर है, चलेगा। एक बार चेक कर ले वापस से क्या क्या हमने बातें पढ़ी है। हाँ, देखे ध्यान से। एक तो हमने पढ़ा केंद्रक, केंद्रक को हम लोग क्या बोल देंगे, गुरुत्व केंद्र और त्रिभुज की नाभि। चित्र आप देख सकते हैं। और इसके बाद में कुछ मेन पॉइंट के, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाएगा। त्रिभुज केंद्रक माध्यिकाओं को शीर्ष की ओर से 2:1 में विभाजित। शीर्ष की ओर का मतलब ये इधर बड़ा भाग, इधर छोटा, तो 2:1 शीर्ष की ओर से। ठीक है, ये आपके पास में केंद्रक की परिभाषा हो गई। इससे पहले हमने बात करी थी माध्यिका के बारे में। ठीक है, तो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। अब हम बात करने वाले हैं आगे शीर्ष लंब, है ना। एक तो बात करेंगे शीर्ष लंब की, बात करने वाले हैं शीर्ष लंब, और दूसरा शीर्ष लंब। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं लंब केंद्र की बात करने। किसकी बात करेंगे, लंब केंद्र की बात करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है उसको समझिएगा। तो अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखना ध्यान से। जैसे ये डायग्राम है ना, तो यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींची, वैसे ही एक और 90 डिग्री लाइन बनाते हुए यहाँ खींची, और एक और लाइन खींची यहाँ से। तो ये आपके पास में यह जो बिंदु मिलेगा वो आपका लंब केंद्र कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा लिखना चाहें तो त्रिभुज के शीर्ष लंब जहां पर मिलेंगे, बोलो क्या,
त्रिभुज के शीर्ष लंब। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट था, क्या पॉइंट था? त्रिभुज के शीर्ष लंब, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु गड़बड़ हो गया ना। शीर्ष लंब किसे कहते हैं वो अपन ने परिभाषा थोड़ी बताया, शीर्ष लंब, गड़बड़ हो गया। चलो एक मिनट है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लें। त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष लंब तो पहले बताना पड़ेगा ना। त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर, सामने की भुजा पर खींची गई, सामने की भुजा पर खींची गई लंबवत रेखा, लंबवत रेखा शीर्ष लंब कहलाती है, शीर्ष लंब कहलाती है। ठीक है, एक बात शीर्ष लंब कहलाती है। और अगली बात करें हम लोग, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट करेंगे शीर्ष लंब कहलाता है शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु, 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 शीर्ष लंब जो होते हैं उनका संगमन बिंदु, शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु क्या कहलाएगा? तो लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, हाँ, ये परिभाषाएं हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। दो तीन बातें हमने अच्छे से समझ ली है कि भाई लंब केंद्र क्या होता है ना। चलो लिखिएगा इसको। हाँ, शीर्ष लंब या लंब केंद्र हो गया। ठीक, अगली बात करें हम लोग, हमारे पास में परिकेंद्र होता है। हाँ, अगला रहेगा आपका परिकेंद्र। देखिएगा, परिकेंद्र के लिए आपको एक शेप चाहिए हमको, त्रिभुज एक तो। ठीक है, हाँ, एक तो कलर का क्या इश्यू है इसका, एक तो शीर्ष त्रिभुज, और त्रिभुज से ही हम लोग एक बना लेंगे वृत्त, त्रिभुज से क्या बनाएंगे? वृत्त। हाँ, ऐसा वृत्त। ठीक है, तो ये जो है परिकेंद्र की बात करेंगे, जैसा वृत्त बनेगा। वृत्त बनेगा कैसे? तो एक भुजा का समद्विभाजन करेंगे, यहाँ से किसी भुजा का समद्विभाजन करेंगे चाप काट करके, तो ये इधर कहीं जाएगा, और दूसरी भुजा का समद्विभाजन लगभग हम लोग इधर से कहीं करेंगे, यहाँ कहीं मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग प्रकार की नोक रख करके इसको पूरे को वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा परिकेंद्र की क्या परिभाषा हो जाएगी। तो त्रिभुज की कोई भी दो, समझना बात को, ये क्या चीज था? तो हमने कोई भी दो भुजाएं त्रिभुज का लिए करके उसका समद्विभाजन करेंगे, दो भागों में
बांटेंगे और जहां मिलेगी वो बिंदु हमारे पास में लंब मतलब परिकेंद्र का। त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के अर्धक, भुजाओं के अर्धकों का संगमन बिंदु, अर्धकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाएगा बोलो? परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के अर्धकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये परिकेंद्र है। और एक और पॉइंट याद रखने वाला है कि परिकेंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। परिकेंद्र शीर्षों से समदूरस्थ होता है। समदूरस्थ होता है। परिकेंद्र शीर्षों से क्या होता है? तो समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। यहां से जितना दूर होगा उतना ही दूर उधर से होगा। ठीक है, समझने के लिए अपन एक कलर ले लेते हैं। यहां से जितना दूर है उतना ही दूर यहां से रहेगा और उतना ही दूर यहां से रहेगा। ठीक है, शीर्ष से समान दूरी पर होता है। कौन? तो परिकेंद्र। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लिख लीजिएगा इसको, परिकेंद्र को। फिर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक और रह जाता है हमारे पास में अंतः केंद्र। परिकेंद्र के बाद में त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के अर्धकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अगला आता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, इसमें क्या होता है सुनना ध्यान से। एक तो त्रिभुज रहेगा, ठीक है, एक तो क्या रहेगा? त्रिभुज। और त्रिभुज के त्रिभुज के अंदर क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। ठीक है, त्रिभुज के अंदर जो है वो वृत्त बनेगा। देखिएगा, त्रिभुज के अंदर जो है वो वृत्त बनेगा, है ना। कैसे बनेगा वो तो आपको 10वीं क्लास में सीखा है आपने। हम केवल आपको कुछ चीज़ समझानी है हमको, तो उसके हिसाब से हम आपको टैकल करके मैनेज कर रहे हैं, है ना। ऐसे त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है नॉर्मली। ऐसे त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा। ठीक है, ये वृत्त बनेगा कैसे, इसकी बात करें तो भुजाओं का जो कोणों का समद्विभाजन करना पड़ेगा। कोण को दो भागों में बांटेंगे तो ये वाली लाइन ऐसे कहीं जाएगी, है ना। और वैसे ही एक और कोण को बांट दें, इधर वाले कोण को बांटे तो ये लाइन कहीं से ऐसे कहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जहाँ मिलेगा उसको केंद्र मान करके हम लोग फिर से एक वृत्त बनाएंगे। तो ये आपके पास में जो केंद्र, ये वृत्त जो है वो तो आपका अंतः वृत्त है। कौन सा वृत्त है? अंतः वृत्त। और केंद्र जो है वो है आपका अंतः केंद्र। चलो देखना, ध्यान समझना इसको। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई भी दो कोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे वह अंतः केंद्र कहलाएगा। तो लिखो, त्रिभुज के कोई भी दो कोणों, त्रिभुज के कोई भी दो कोणों के अर्धक, त्रिभुज के कोई भी दो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु
त्रिभुज के कोई भी दो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, वह अंतः केंद्र कहलाता है, वह अंतः। ठीक है, तो इसमें अंतः केंद्र कौन सा है? ये वाला जो है वो अंतः केंद्र है। कौन सा है? अंतः केंद्र। और वृत्त जो है, ये वृत्त जो है वो अंतः वृत्त है, अंतः वृत्त है। क्लियर है? अंतः केंद्र अंतः वृत्त, तो मिलते हैं, वह अंतः केंद्र कहलाता, अंतः केंद्र कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? तो अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर है? त्रिभुज के कोई भी दो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह अंतः केंद्र कहलाता है। पॉइंट और याद रखना है, अंतः केंद्र ध्यान में रखना। क्या? अंतः केंद्र जो होता है वो भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना? ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तो ये आपका केंद्र जो होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा इससे आगे और त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।